हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेतेई की। ठीक है। और बेतेई की स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से। हिंदी में इसको बेतेई लिखते हैं या बेते लिखते हैं। ठीक है, बेते या इस तरीके से बेतेई। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है चलती हैं। इनका जन्म 1934 में मद्रास में हुआ था। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जब भी मुझे डिटेल में बताना होगा तो मैं एक डिटेल वीडियो आपको सोशियो पॉइंट पर अवेलेबल करवा दूँगी। ठीक है, तो इनका जो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड पावर पे इन्होंने क्या किया था, अपना पीएचडी वर्क किया था और बाद में इनकी किताब भी छपी थी कास्ट, क्लास एंड पावर पे। बहुत सारी ऐसी बहुत कम ही मतलब पर आप बहुत सारी देख सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कमार पे स्टडी कर रहे थे कौन, एस.सी. दुबे, और उनकी किताब भी आ गई द कमार। तो इस तरीके से ये बेते भी हैं, इन्होंने पीएचडी जिस पे की और वही किताब भी इनकी छप गई। ठीक है, जब ये स्टडी करते हैं तो इनका गांव का नाम क्या है, श्रीपुरम गांव का अध्ययन करते हैं। ये तमिलनाडु के तंजौर ज़िले में एक बहुत बड़ा गांव है। ठीक है, तंजौर नगर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव, और यहाँ पे 349 परिवार रहते थे। ठीक है, ये सब याद कर लो, 349 परिवार यहाँ पे रहते थे। गांव की सामाजिक संरचना बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड है। मतलब बहुत ज़्यादा आप इसमें हेट्रोजेनिटी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हायरार्की यहाँ पे स्तरीकरण देख सकते हो। यहाँ पे 349 जो परिवार हैं, उन परिवारों में जो 92 परिवार है वो ब्राह्मण्स के हैं, और 168 फैमिलीज़ जो हैं वो नॉन ब्राह्मण्स फैमिली की हैं, और 89 जो फैमिली हैं वो जो उन लोगों की है जो अपना लेबर करके श्रम करके अपनी आजीविका का उपार्जन करते हैं। इसके अलावा उस गांव में जिस पार्ट में ब्राह्मण्स रहते हैं उसको अग्रहारम कहते हैं, सॉरी अग्रहारम। ठीक है, अग्रहारम। और जो आपके इसके विपरीत दिशा में जो लोग रहते हैं, ब्राह्मण्स के जो विपरीत दिशा में लोग रहते हैं उसको क्या, वहाँ पे आधे द्रविड़ लोग या निम्न जाति के लोग रहते हैं, उनकी बस्ती को क्या बोलते हैं, चेरी कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैर ब्राह्मण है उनका घर है। ठीक है, नॉन ब्राह्मण फैमिलीज़ इन दोनों के बीच में रहती हैं। तो अपने इस गांव की स्टडी में आंद्रे बेते बेसिकली क्या बताना चाहते हैं कि समाज में जो हायरार्की होती है उसका बेस क्या होता है, जाति, वर्ग और शक्ति, यानी कि कास्ट, क्लास एंड पावर। ये स्ट्रैटिफिकेशन का क्या होता है, बेस होता है। वो इस गांव की स्टडी को करके यही हमारे सामने दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और इनकी स्ट्रैटिफिकेशन की एक ख़ास बात ये है कि इनकी जो स्तरीकरण का जो इनका कॉन्सेप्ट है, जिसको ये मानते हैं, वो ये नहीं मानते हैं कि एक अपर कास्ट है, एक लोअर कास्ट है, और मतलब इस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन है। वो कहते हैं ये स्तरीकरण की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो निरंतर चलती रहती है, मतलब इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस इसमें अलाउड हैं। ठीक है, फिर इन्होंने जो अपने गांव की स्टडी इनकी हम लोग देख लेते हैं। जो इन्होंने गांव की स्टडी की उसमें एक पार्ट उन्होंने बताया, 3 पार्ट्स में इन्होंने अपने गांव को डिवाइड किया, और फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स रहते हैं। ठीक है, तो जो ब्राह्मण्स हैं वो श्रीपुरम गांव के रहने वाले जो ब्राह्मण्स हैं, तो इन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण हैं और नॉन ब्राह्मण हैं और जो आदि द्रविड्स हैं, मतलब जो निम्न जाति हैं, मतलब ये जो 3 है ना, इनमें डिवीज़न बेसिकली किस बेस पर है, धार्मिक अनुष्ठानों के बेस पर है। कि ये लोग मतलब लोगों की जो धार्मिक क्रियाएं हैं या जो परंपराएं हैं वो डिफरेंट हैं, है ना। और आपको मालूम है जो निम्न जाति हैं उनको तो अधिकार ही नहीं है ना पूजा पाठ करने का। तो वो ये कहते हैं कि ये जो कर्मकांड हैं, ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इसको हर जो ये जो 3 पार्ट्स के लोग हैं ना, इनका अलग अलग तरीका है, इनकी इसी वजह से अलग अलग लाइफ स्टाइल भी हो गई है। ठीक है, इसीलिए इनमें एक अलग विशिष्टता आ गई है।
और बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक तरीके से ये अपने अपने कर्मकांडों को पूरा करते हैं। और ये कर्मकांड जो होते हैं वो ड्रामा ही तो होते हैं, वो अपने आप को प्योर दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से लोग नाटक करते हैं, है ना। तो अब ये पहले से चला आ रहा है, तो अब नाटक कहूँगी तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ये नाटक होता है अपने आप को अच्छा दिखाने का, अपने आप को दूसरों से डिफरेंट दिखाने का, है ना। एक ड्रामा टाइप होता है, वो एक ड्रामा रचते हैं कि देखो हम ऐसे करते हैं और हम ईश्वर के ज़्यादा करीब हैं, तो इस तरीके से दिखाने का कोशिश करते हैं। इस गांव में जो ब्राह्मण्स हैं वो ज़्यादातर अयंगर हैं, ठीक है। और इनमें पवित्रता और सामाजिक संपर्क से जुड़े हुए मूल्यों का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। देखो जैसे ब्राह्मण्स हैं, वो लोग क्या करते चले आ रहे हैं, पहले के पूर्वज उनके यही करते थे, अपने आप को बहुत प्योर, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए अलग अलग नाटक करते थे, अलग अलग रूल्स फॉलो करते थे, है ना, कि हम अलग कास्ट में शादी नहीं कर सकते, अलग रिलीजन में शादी नहीं कर सकते, इनका खाना नहीं खा सकते, उनका खाना नहीं खा सकते, स्त्रियों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे। तो देखो अब वहीं से ये लोग फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं, और आज तक भी यही कंडीशन, मतलब ज़्यादातर फैमिलीज़ में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अभी भी ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, मतलब इस मॉडर्न सोसाइटी में भी। तो वो लोग उन लोगों के लिए, मतलब उनकी जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा एक सिरदर्द का मतलब बन चुका है ये, है ना। सोच सकते हो आप, ठीक है, समझ सकते हो। फिलहाल हम इस गांव की बात करें तो यहाँ पे अयंगर ब्राह्मण बहुत ज़्यादा थे, और ये लोग बहुत सारे कर्मकांड को पूरा करते थे। बच्चे का जन्म, विवाह, मृत्यु और अलग अलग संस्कार के अवसर पर बहुत सारे भोज आयोजित किए जाते थे, है ना। जो सेलिब्रेशंस होते हैं, जो भोज का आयोजन होता है ना, इस जो जहाँ पे ये लोग रहते थे उसको अग्रहारम कहते हैं। सॉरी, बार बार अग्रहारम कहते हो, अग्रहारम, ठीक है। इनके पार्ट को क्या कहते थे, अग्रहारम। तो अग्रहारम वाले पार्ट में जो लोग अपना कोई अगर पार्टी वार्टी करते थे, अपने कोई भोज देते थे, तो वो लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को ही उसमें आमंत्रित करते थे, इनवाइट करते थे, ठीक है। और लेकिन ऐसे टाइम पे, मतलब ऐसे आयोजनों पे, ऐसे प्रोग्राम्स पे कुछ नॉन ब्राह्मण्स भी वहाँ पे आते थे। सुन रहे हो ना, नॉन ब्राह्मण्स, जो आदि द्रविड़ हैं वो लोग नहीं, मतलब जो लोअर कास्ट हैं वो लोग नहीं, नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है, वो लोग आमंत्रित किए जाते थे। और लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि उनको ब्राह्मण्स के साथ खाना खिलाया जाता था, उनको खाने के लिए उनका अलग टेबल, अलग, उनको अलग डिशेस उनकी अलग बनती थी, ठीक है। और बहुत ही ख़ास सिचुएशन में ही इन नॉन ब्राह्मण्स को आमंत्रित किया जाता था, ठीक है। यहाँ के जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने बताया कि कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषाएं इस्तेमाल करते थे। दूसरे जातियों की तुलना में ये जो ब्राह्मण हैं, इनकी जातियों में बहुत ज़्यादा गतिशीलता भी देखने को मिलती थी, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में उन्हें भू स्वामित्व दिया जाता था, वो जाकर के उसी क्षेत्र में निवास करने लगते थे। मतलब इनकी जो प्लेस है वो चेंज होती रहती थी, इस बेस पर इनमें बहुत ज़्यादा गतिशीलता भी पाई जाती थी, ठीक है। और जो तमिल भाषा के ब्राह्मण्स थे, वो ये कहते हैं वो लोग 2 भाग में विभाजित थे। जो तमिल भाषा से रिलेटेड ब्राह्मण्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक स्मार्त ब्राह्मण था, दूसरा वैष्णव ब्राह्मण था। स्मार्त ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण, है ना। तो ये डिवीज़न है तमिल भाषा के ब्राह्मण्स का। यहाँ के जो ब्राह्मण होते थे वो बहुत बड़े बड़े भूस्वामी तो होते थे, लेकिन वो अपने खेतों पर खेती नहीं करते थे, वो दूसरे लोगों से क्या करते थे, अपनी भूमि पर खेती करवाते थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण्स थे जो क्या करते थे, मतलब ये जो ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे, है ना, पूजा पाठ का, दूसरे के घर जा कर के। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे ब्राह्मण्स के भी अलग अलग थोड़े से काम दिखते हैं, लेकिन वो उच्च कैटेगरी, ऊंची श्रेणी के ही होते हैं, हायर कैटेगरी के, है ना। और बहुत सारे कुछ टीचिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। और वर्तमान ब्राह्मण जातियों का कार्य शस्त्रों का ज्ञान देना, है ना, इस तरीके का पाठन वाला काम। इनका समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा भी होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ब्राह्मण्स पाए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं नॉन ब्राह्मण्स की, गैर ब्राह्मण की, ठीक है। गैर ब्राह्मण जातियाँ विभिन्न टाइप, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के काम करती थी, अलग अलग कामों में लगी हुई थी, जिसकी हेल्प से वो लोग क्या करती थी, अपनी अर्निंग करते थे ना, इसीलिए तो काम करते हैं कि उनसे उनका कुछ अर्न हो सके। तो ये याद रखना है कि मतलब जो उनका गांव था वहाँ पे अगर गैर ब्राह्मण की अगर वो बात करते तो गैर ब्राह्मण में कोई भी बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं शामिल होगा, वहाँ पे कोई भी ऐसा
कोई भी ऐसा नॉन ब्राह्मण नहीं था जिसके पास बहुत सारी लैंड हो, वो लैंडलॉर्ड हो या बड़ा भूस्वामी हो, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं केवल कुछ भूस्वामी ऐसे थे जो श्रीपुरम के बाहर तिरुवैयर अथवा तंजौर नगरों में रहते थे, मतलब जिनके पास थे वो गांव में नहीं थे कोई भी, वो बाहर एक आधे थे जो भी वो बाहर रहते थे। गैर ब्राह्मणों में जो लोग मुख्य रूप से खेती के द्वारा आजीविका उपार्जित करते थे उनको वेलाल, पादचई, कल्ला कहा जाता था। इस श्रेणी के जो व्यक्ति हैं वो गैर शारीरिक व्यवसाय जैसे कि दुकानदारी, कार्यालय संबंधी सेवाएं, ये सब करते थे, ठीक है। इसके बाद वो इतना काम करते थे, उसके बाद भी वो लोग जो उनकी परंपरागत सिचुएशन थी, मतलब लाइफस्टाइल था, मतलब ट्रेडिशनल, वो वैसा ही का वैसा था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था। मतलब थोड़ा सा अगर वो लोग नए काम में आ भी गए हैं, नए कामों में अगर इन्वॉल्व भी हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, लेकिन उसमें उनका जो लाइफस्टाइल है वो वैसा का वैसा ट्रेडिशनल था, ठीक है। इसके अलावा गैर ब्राह्मण में जो जिसकी परिस्थिति या परिस्थिति या जिसका स्टेटस सबसे ज़्यादा नीचा था उसको बोला जाता था पल्ला, ठीक है। ये क्या करते थे, शारीरिक श्रम करके अकुशल कार्य के द्वारा अपना आजीविका को उपार्जित करते थे, ठीक है। मतलब इनका जो काम था, जो पल्ला थे उनका काम ऐसा था जिसके कारण वो क्या थे, अपने हायरार्की में, अपने नॉन ब्राह्मण्स वाले कास्ट की हायरार्की में सबसे नीचे गिने जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके बेते हैं ये कहते हैं कि देखो जैसा जो जो काम करता है सोसाइटी में, उसके काम के हिसाब से उसका हायरार्की में क्या लेवल है, किस लेवल पे वो है, वो डिसाइड हो जाता है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का काम या इस तरीके का काम कर रहा है तो उसका हायरार्की में क्या है, जो स्थान है, जो स्टेटस है वो लो होता है, नीचे होता है, ठीक है। साथ में बेते ये भी कहते हैं कि जो आपके नॉन ब्राह्मण्स हैं वो ज़्यादातर लोग क्या है, खेती में ही जुड़े हुए थे, ठीक है, खेती वाले काम करते थे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिसके हिसाब से जो आपके बेते हैं वो सारे डिवीज़न करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आदि द्रविड़ की बात करें, जो निम्न वर्ग था, जो निम्न जाति के लोग थे, ठीक है, उनके बारे में हम बात करें अगर, तो इनका लाइफस्टाइल ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स दोनों लोगों से बिल्कुल अलग था। और साथ में इनका जो निवास क्षेत्र है वो भी बिल्कुल अलग था। ब्राह्मण्स के जस्ट अपोजिट साइड में वो गांव में रहते थे, ठीक है। और इतना ही नहीं, मतलब उनके जो बोलने का तरीका था, उनकी जो भाषा थी, उसका जो प्रोनाउंसिएशन था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज का डिफरेंस है, बोली का डिफरेंस है, डायलेक्टिक, तो ये नई पीढ़ी में लेकिन कम देखने को मिलता था। मतलब उसकी थोड़ी सी सही थी उसकी लैंग्वेज, मतलब देखने को मिलेगा बट कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो तमिलनाडु की जो नई राजनीति हो रही थी, मतलब न्यू पार्टीज़ आ रही थी, या उस समय की जो कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स हो रही थी, उसमें क्या था, इन सबको यूज़ किया जा रहा था, इन सबको संगठित किया जा रहा था, इन सबको एक करके शक्ति बढ़ाने का काम कर रहे थे ये लोग, ठीक है। और इस तरीके से मतलब ये एक चुनौती भी हो सकती है ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के लिए। ये कहते हैं कौन, बेत्ते जी। अब देखो ये जो नॉन ब्राह्मण आदि द्रविड्स हैं, जो लोअर कास्ट हैं, इसमें भी बहुत सारे आपको डिवीज़न देखो, आप लोअर कास्ट मत कहना है, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ लोअर कास्ट, बट इसको इन्होंने कहा है आदि द्रविड़, ठीक है, आदि द्रविड़, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा आदि द्रविड़ में, एक पल्ला, एक पेरैया, ठीक है, पेरैया, PAREIYA, ठीक है, और पहला है पल्ला, PALLA, ठीक है। पल्ला जो थे वो सबसे ज़्यादा थे, 82 फैमिलीज़ थी,
पल्ला की, ठीक है। ये लोग अपने आदि द्रविड़ के ही हायरार्की में ऊंचे थे, ठीक है। आदि द्रविड़ के अंदर अगर बात करें तो पल्ला ऊंचे थे, ठीक है। और ये लोग कृषि श्रमिक थे, दूसरों के खेतों पे जाकर के श्रम करते थे, ठीक है। और जो आपके परंपरागत व्यवसाय की अगर बात करें तो पैरैया की तुलना में ये लोग बेहतर थे। पैरैया वाले जो लोग थे वो अधिकांश क्या थे, धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए थे, ठीक है। और ईसाई तो बन गए थे, चलो, है ना। उन्होंने देखो, किसी को सोसाइटी में अगर इक्वल, अब देखो, एक तो लोअर कास्ट में भी पैरैया और पल्ला डिवीज़न हो गया, और पल्ला ऊंचे हो गए, पैरैया नीचे हो गए, है ना, बिल्कुल ही। ये तो एकदम लोअर हो गए। तो इसमें क्या था, ये लोग क्या कर रहे थे, अब धर्म को परिवर्तन कर रहे थे अपने, कि जिस धर्म में हमें इक्वालिटी मिल रही है हम उसमें जाएंगे। तो ये लोग वैसे ईसाई तो बन गए थे, लेकिन आप देखोगे बेते कहते हैं कि धर्म बदल लिया लेकिन उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदला, है ना। जीवन शैली में कोई परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा, लाइफ स्टाइल सेम ऐसे ही थी, ठीक है। इन लोगों का काम क्या था, मरे हुए जानवरों को उठाना, ठीक है। कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें जाकर के ढोल बजाने का काम करना, ठीक है। और ये जो आदि द्रविड़ हैं, और मतलब आदि द्रविड़, ठीक है, पैरैया पल्ला की बात नहीं कर रही हूँ। आदि द्रविड़ से संबंधित जो अधिकांश परिवार थे वो तेलुगु भाषी थे, वो तेलुगु भाषा का प्रयोग करते थे, और बहुत सारी पीढ़ियों से वो लोग यहीं पर इसी गांव में निवास कर रहे थे, यहीं पे रह रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जाति संरचना को दिखाया गांव की। कौन सा गांव? श्रीपुरम गांव, ठीक है। और एम एन श्रीनिवास का गांव कौन सा है? रामपुरा, है ना। और एस सी दुबे का गांव कौन सा है? शमीरपेट, ठीक है। ये सब याद रखो। तो इनका श्रीपुरम गांव में इन्होंने देखो कैसे इतना सिस्टमेटिक तरीके से अपनी जाति संरचना को बता दिया, ठीक है। अब जाति संरचना को बताया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस संरचना में किसको कौन सा स्टेटस मिला है, और उस स्टेटस के हिसाब से किसको ज़्यादा मान सम्मान किसको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसको बेस बना करके सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और लाइफस्टाइल, कौन रिचुअल फॉलो कर रहा है किस तरीके का, उसके आधार पर उसका कैसा लाइफस्टाइल है, एक दूसरे से कैसे वो लोग एक दूसरे से भिन्न हैं, कैसे एक दूसरे से विभाजित हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी वो बताते हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का रिलेशन काफ़ी हद तक आप लोग साफ साफ देख सकते हो इकोनॉमिक स्टेटस से, है ना। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा क्या है, जो ऊंचा है उसी के पास पैसा है। और ये ऊंचे कैसे हुए हैं, शुरुआती दौर अगर हम देखें, देखो आप ये सारे स्टडीज़ पढ़ोगे आपको खुद दिमाग आ जाएगा, आप देखोगे, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि शुरुआत में जो पैसे वाले थे, जो दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सकते थे, जो दूसरों की कमज़ोरियों को या दूसरे की क्या कहेंगे ज़रूरतों को, है ना, उनकी फ़ायदा उठा सकते थे, वो लोग पावरफुल हो गए, है ना, जिनके पास ये कैपेसिटी थी। उन्होंने कहा कि हम ऊंचे हैं। अब किसी के पास पैसा नहीं है, आपने हथियार लिया, बहुत सारा लैंड, एक सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, और दूसरे के पास कुछ हाथ नहीं आया, तो वो आपके यहाँ आएगा काम करने के लिए। तो आपने क्या कहा, हम ऊंचे हैं और तुम नीचे हो, ठीक है। तो अब कास्ट इस तरीके से वो डिवाइड हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने मतलब सोसाइटी में कहते हैं कि जो आपका प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो सब क्या है, इकॉनमी से ही बेस्ड है। और इकॉनमी भी ये सब क्या है, इकॉनमी हो गया, मान सम्मान हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, ठीक है। और साथ में रिलीजियस ड्रामा, जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हो, रिचुअल्स फॉलो करते हो, ये सब कुछ इन्होंने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ करके बताया कि कौन पावरफुल है, किसकी क्या कास्ट है ना। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने कहा कि सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है, और स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई किस ऊंचे है तो वो ऊंचे ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब वो देखो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जिससे आपको ये चीज़ साबित हो जाएगा कि कैसे ये जो प्रक्रिया है स्तरीकरण की, ये चलती रहती है, ठीक है। इसमें मतलब चेंज होता रहता है।
देखो वो कहते हैं कि इस चीज़ से तो हम इनकार कर नहीं सकते कि ब्राह्मण जातियाँ जो हैं वो गैर ब्राह्मण जातियों से ऊंचे हैं और द्रविड़ सबसे नीचे हैं, आदि द्रविड़। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे, नॉन ब्राह्मण बीच में, देन आदि द्रविड़, है ना। लेकिन कहते हैं वो ये भी सच है कि बहुत सारे ऐसे नॉन ब्राह्मण्स हैं, बहुत सारे ऐसे गैर ब्राह्मण हैं जिनका समूह ब्राह्मण को सबसे ऊंचा नहीं मानता। मतलब वो बनते तो ऊंचे हैं जो ब्राह्मण से, लेकिन ये जो नॉन ब्राह्मण से वो उनको ऊंचा नहीं मानते। और बहुत सारे ऐसे आदि द्रविड़ भी आ गए हैं जो उनका समर्थन करने लगे हैं। वो भी कहने लगे हैं हाँ ब्राह्मण सबसे ऊंचे नहीं हैं, हम कैसे मान लें, हाँ वो ब्राह्मण हैं, चलो हम वो ब्राह्मण हैं, हम नॉन ब्राह्मण हैं, हम आदि द्रविड़ हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है, हमारी अलग आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊंचे हो गए, है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा कि जाति संस्तरण में एक अस्पष्ट स्थिति विकसित होने लगी है। मतलब चेंजेस हो रहे हैं जिसको क्लियर कट हम देख नहीं सकते, है ना। मतलब अभी चल रही है ये प्रोसेस, अभी क्लियर नहीं हुआ है ना। धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ है। गांव में बहुत सारे धार्मिक समारोह और फेस्टिवल्स, त्यौहार आयोजित होते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग जातियां अब आने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण्स ही आ सकते हैं। ठीक है, गांव में शिव मंदिर है, काली मंदिर है, तो इसमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों साथ साथ पूजा उपासना करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, वर्ष में एक बार जब काली मंदिर की देवी को गांव के चारों ओर घुमाया जाता है, तब आदि द्रविड़ यानी कि जो सबसे लोअर वाले कास्ट हैं वो भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिए हैं, है ना, उन्होंने भी कर चुका है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि सामाजिक स्तरीकरण के निर्धारण में जाति संरचना के परंपरागत जो मूल्य हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस आप क्लियरली देख सकते हो। समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने सोशल क्लास के बारे में क्या बताया, है ना। कास्ट के बारे में हमने जान लिया, अब क्लास के बारे में जानते हैं। चलो क्लास के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा, देन पार्ट 2 में क्लास के बारे में, देन पार्ट 3 के बारे में पार्ट 3 में हम लोग पावर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैं आंद्रे बेत्ते कास्ट क्लास एंड पावर पार्ट 1 ऐसे करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आपको वीडियो अवेलेबल होगा। ठीक है।